नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047। वो कहते हैं ना कि पूरे शहर को रोशन करने से पहले एक दिया अपने घर में जलाना चाहिए। भारत 2047 में विकसित होगा, लेकिन विकसित होने की इस यात्रा में सबको करना होगा योगदान। इस खास शो में हम बात कर रहे हैं यूपी के विकास यात्रा की, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरे करने में अहम भूमिका निभाएगा। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम हासिल करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं यूपी के जिले मुरादाबाद से, जहां सुगम्य लाइब्रेरी दिव्यांग बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार की कोशिशों से इन बच्चों का भविष्य तो संवर ही रहा है, इनके साथ इनके हौसलों को भी बल मिल रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। समाज में भी बेचारा बेचारा कह के ऐसे बच्चों को देखा जाता है। इस सोच को बदलने की आवश्यकता है, और जब तक हमारी ये सोच नहीं बदलेगी, सारे बच्चे जो सभी दिव्यांग हैं हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे समाज का निर्माण करते हैं, तो उनका उतना ही अधिकार हमारे समाज के ऊपर है। इन बच्चों को अगर हम सही ढंग से ट्रेन कर पाएं, उनको थोड़ी प्रेरणा दें, तो वो समाज में उतना ही बेहतर योगदान कर सकते हैं जितना एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। इन चेहरों के पीछे जो आवाज है वही समाज में बदलाव का आगाज है। अब ये आवाज मुरादाबाद मंडल में दिव्यांग बच्चों के लिए अलग जगा रही है। समाज निर्माण में इन बच्चों का हिस्सा तय कर रही है। दुनिया की सोच की धारा को इन मासूमों की कोशिशों से बदल रही है। ये आवाज, ये कोशिश, ये भरोसा है मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह का, जो दिव्यांग बच्चों की परेशानी की जड़ समझते हैं, समाज के इस मामले में जड़ता समझते हैं, और इन तमाम परेशानियों के बीच दिव्यांग बच्चों के लिए अपनी समझ, अपनी कोशिश से एक रास्ता सुझाते हैं। देखिए, दिव्यांग बच्चों की चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। बात सिर्फ समाज में लाने की नहीं है। एक दिव्यांग बच्चा जो समाज के हर एक हिस्से से कुछ इस तरीके की बातें सुनता है कि उसका उत्साह ही मरने लगता है। जैसे अपने परिवार में ही जब कोई माँ बाप उसका अगर उसके दो बच्चे नॉर्मल हैं और एक बच्चा दिव्यांग है, तो अक्सर ये एक बेचारगी वाले भाव से लोगों के सामने उसकी चर्चा करता है, उससे बात करता है कि क्या करें, हमारे साथ इतनी विपत्ति आ गई। हमारा एक बच्चा तो बहुत अब क्या बताएं इसके ऊपर, भगवान की पता नहीं कैसी दृष्टि पड़ी टाइप की बातें करता रहता है। तो उस बच्चे को लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी कमी है जिसके लिए मुझे श्राप जैसा समझा जा रहा है। सबसे पहले माँ बाप को ये दृष्टिकोण बदलना होगा। आंजनेय कुमार ने सिर्फ बदलाव की बात कहकर अपना पल्ला भर नहीं झाड़ा, बल्कि वो बदलाव को दिखाने का मादा भी रखने वाले अफसर निकले। दिव्यांग बच्चों के माता पिता से लेकर उनके लिए एक ऐसी जगह बनाने की चुनौती थी जहां बच्चा सिर्फ सीखे भर नहीं, वो समाज में सिर उठाकर चलने का कॉन्फिडेंस भी पैदा करे। चुनौती पहाड़ थी, राह पथरीली थी, लेकिन प्रयास भागीरथ था, सफल भी हुआ और असर भी दिखा। ये है मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार का कोशिशों का नतीजा। ये महज चंद दीवारों वाली बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये उम्मीदों की वो चौहद्दी है जो हद और अनहद दोनों के पार जाती है। इस दरवाजे के अंदर बोलने, सुनने, देखने की दिक्कतों से जूझ रहे बच्चों के लिए सपने बुने जाते हैं, आत्मविश्वास के आस्तीन गढ़े जाते हैं, और गढ़े जाते हैं हदों के ताने बाने, ताकि जब बच्चा दरवाजे से बाहर कदम रखे तो दुनिया उसे अपनी लगे, समाज उसे परिवार दिखे। मुरादाबाद, कांच, ठाकुरद्वारा और बिलारी तहसील में दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम्य लाइब्रेरी खुली है। इस लाइब्रेरी के जरिए तीनों तरह के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया गया है। सुगम्य लाइब्रेरी में आने वाले दिव्यांग बच्चों को स्पेशल एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। लाइब्रेरी में दृष्टिबाधित, मूक बधिर, बौद्धिक दिव्यांगता और अस्थि दिव्यांगता वाले बच्चे आते हैं। लाइब्रेरी में ब्रेल लिपि से संबंधित ब्रेसलेट, अबेकस, गणित समझाने के लिए टेलर फ्रेम आदि मौजूद है। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार की पहल पर सितंबर 2023 में पहली सुगम्य लाइब्रेरी की स्थापना हुई। ये यूपी की पहली लाइब्रेरी थी जहां दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। पूरे देश के लिए नजीर बनी इस लाइब्रेरी के अंदर जिस पहलू पर सबसे ज्यादा काम किया जाता है वो ये कि ये दिव्यांग बच्चे किसी भी हीन भावना का शिकार न हो, उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़े कि ये समाज को दिशा देने वाले बने। अपने अस्तित्व में आने के कुछ ही समय में सुगम्य लाइब्रेरी ने ये परचम भी लहरा दिया है। मेरे बच्चे का नाम मानव है, वो बोल और सुन नहीं सकता है, और इसलिए हमने इस स्कूल में डाला है। इस स्कूल ये अच्छा है, जैसे कि वो बोल सुन सकता है, मतलब इशारों में अपना फ़ोन नंबर है, थोड़ा नाम भी है, बता देता है।
और कोई बताता है तो उसके मतलब इशारों में सारी बात बता देता है। हम चाहते हैं और मतलब बच्चा पढ़े और अच्छा स्कूल हो, आगे भी बढ़ सके। इस माँ के चेहरे पर जो सुकून है उसकी बड़ी वजह ठीक इनके पीछे अपने टीचर से बात करते हुए वो 2 बच्चे हैं, उनका कॉन्फिडेंस है और उनके चेहरे पर वो खुशी है जो हर देखने वाले को दिल को इस इत्मीनान से भर देता है कि समाज में जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है, समाज में समावेशता अभी चुकी नहीं, कि समाज में सबको साथ लेकर चलते हुए राष्ट्रीय मार्ग का काम अभी थमा नहीं है। बाहर निकलेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। हमारे ना रहने पे ये अपने आप खड़े तो हो जाएंगे अपने पैरों पे, जिससे कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, अपना खुद करेंगे जो भी करना है। पढ़ेंगे तो कुछ बढ़ेंगे भी आगे। ये भी एक कड़वा सच है कि दिव्यांग बच्चों को लेकर समाज में एक जनरल रवैया उन्हें नजरअंदाज करने का है। अपने बच्चों के प्रति लोगों का ऐसा व्यवहार किसी भी माँ बाप के लिए असहनीय होता है। धीरे धीरे माँ बाप समाज से कटने लगते हैं और बच्चा भी। माँ बाप के न रहने पर कई बार ऐसे बच्चों के लिए जिंदगी और समाज जिंदा नर्क बन जाते हैं। सुगम्य लाइब्रेरी ऐसी स्थितियों में वरदान बना हुआ है। कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं आ नहीं सकते थे। अब बच्चे कुछ सीखेंगे, कुछ अपने लिए कुछ कर पाएंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। और चिंता है क्योंकि हम अपने बेटे को कहीं भेज नहीं सकते, हम खुद भी कहीं नहीं जा सकते। अब कुछ सीखेगा, अच्छी बात है, यहाँ पे आता है, बैठता भी है घर पे, कहना भी मानता है, पहले कुछ नहीं करता था। पिछले 1 दशक में बच्चों में न्यूरो डिसऑर्डर की बीमारी ऑटिज्म के कई केस देखने को मिले। भारत में भी ऑटिज्म के केस हाल के दिनों में बढ़े हैं, लेकिन ऑटिज्म को समझने की जरूरत है क्योंकि ये बीमारी नहीं है बल्कि दिमाग के काम करने का अलग तरीका है। ऑटिज्म एक मस्तिष्क विकास संबंधी विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक संचार, बातचीत करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है क्योंकि ये बीमारी नहीं बल्कि मस्तिष्क के काम करने का एक अलग तरीका है, लेकिन उचित सहायता और थेरेपी से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ सुधार कर सकता है। पूरी दुनिया में 36 में से 1 बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है और जन्मजात बच्चों की बात करें तो 65 बच्चों में से 1 बच्चा जन्म से ही ऑटिज्म का शिकार होता है। सुगम्य लाइब्रेरी में ऑटिज्म के शिकार बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें आगे की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। चूँकि इसके लिए थेरेपी जरूरी है और वो भी एक्सपर्ट से ही होनी चाहिए, ऐसे में छोटी जगहों पर ऑटिज्म के एक्सपर्ट्स आसानी से नहीं मिलते हैं। ऐसे माँ बाप के लिए सुगम्य लाइब्रेरी एक बड़ी उम्मीद की किरण बना है। ऑटिज्म है बच्चे, यहाँ आकर इसे काफी सुधार है, इसे कलर्स की पहचान हो गई है, लाइनिंग वगैरह इससे खींचनी आ गई है, यहाँ काफी प्रोग्रेस है इसका। टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, काफी ध्यान देते हैं बच्चे को। आज सुगम्य लाइब्रेरी मुरादाबाद मंडल में दिव्यांग बच्चों की उम्मीद का सबसे बड़ा आधार बनी है। सफलता की ये इमारत तो अब सबको दिख रही है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की राह कितनी पथरीली थी इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये आने वाले कल को बदलने का हौसला देती है। बात थोड़ी लंबी है लेकिन आखिर तक सुनेंगे तो दावा है कि बदलाव की एक हूक आपके दिल में उठेगी। सुगम्य पुस्तकालय खोला गया था, उसमें उसके पीछे बैकग्राउंड ये था कि यहाँ पर हमने एक जनरल हेल्थ केयर एंड चाइल्ड केयर फंड एस्टेब्लिश किया था सभी अधिकारियों ने मिलकर, जिससे उन लोगों की मदद की जाती थी जिनको चिकित्सा की, विशेष रूप से चिकित्सा की जरूरत है। या हमने ये देखा था कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकारी योजनाओं से कई बार वो चीज़ें आच्छादित नहीं होती। हालांकि हमें इस बात का एहसास होता है कि ऐसे लोगों को तुरंत सहायता की आवश्यकता है। अब अगर हम उसको शासन को लिख के भेजें तो एक लंबा समय लगता है उसकी पॉलिसी में। इसी दौरान कई सारे बच्चों से मेरा सामना हुआ, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके हमने कॉकुलर इम्प्लांट कराया था, जिसको सुनने और बोलने की प्रॉब्लम थी, तो उनको एक इम्प्लांट होता है जो हमको लगता है। उसके बाद बच्चे सुनना और शुरू कर देते हैं, लेकिन बोलने में उनको, सुनने और बोलने की प्रैक्टिस होने में उनको समस्या होती है। अब उसके लिए क्या होता है कि जब कॉकुलर इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ती है कि किस तरीके से बोलेंगे। ठीक इसी तरह कई सारे लोग मेरे संपर्क में आए, बच्चों से लेकर और बड़ों तक, जिसमें वो उनको दिखाई नहीं देता, तो वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कैसे पढ़ें, सुविधाएं उनके आसपास होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने तय किया कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसा सेंटर होना चाहिए जहां इन बच्चों को एक ऐसी सुविधा मिल सके जिसके अंदर वो सारी चीज़ों, अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर करते हुए और आगे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस बीच में एक दो लोगों से, ऐसे लोगों से मेरी भेंट हुई जिन्होंने इस तरीके से अपना जीवन बेहतर किया है।
दिव्यांग हैं फिर भी उन्होंने बेहतर किया। हम कई सारे उदाहरण देखते भी रहते हैं, सूचनाओं में भी आती रहती हैं। इसी को साथ लेके फिर हमने उस समय के जिलाधिकारी और CDO से बात की, जो AD बेसिक हैं उनसे बात की, और हमने ये तय किया कि हम आपसी सहयोग या फिर लोगों के सहयोग से एक प्रयास करें कि ऐसे सभी बच्चों को वो सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकें जिनसे वो पढ़ सकें, न सिर्फ पढ़ सकें बल्कि उनको एक सामान्य जीवन जीने के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। कहते हैं जहाँ चाहे वहाँ राह। आंजनेय कुमार खुद एक IAS अधिकारी हैं, मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर पद पर थे, सरकारी काम और समय दोनों की सीमा और दिक्कतों को समझते हैं। तारीफ इस बात की है कि उन्होंने अपने साधनों और साथ के दम पर काम को अंजाम देना शुरू किया। सरकारी योजनाएं और मदद में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए सीमाओं में बंधकर कभी काम नहीं रुकता, काम हमेशा मन की सीमा बांध देने पर रुकता है। आंजनेय कुमार की इस पहल को धीरे धीरे जरूरी लोगों का साथ मिलता गया, कारवां बढ़ता गया। सुगम लाइब्रेरी मिशन मोड में शुरू हुई और खुद PM मोदी ने अप्रैल 2025 में इस पहल को पुरस्कार भी दिया। जिला स्तरीय प्रशासन में उत्कृष्ट पहल के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की सुगम्य पुस्तकालय पहल को। पुस्तकालय पहल के लिए ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं मुरादाबाद के जिलाधिकारी श्री अनुज सिंह। जिले के 350 से ज्यादा बच्चे सुगम लाइब्रेरी का लाभ उठा रहे हैं। शहर में दांग कंपोजिट विद्यालय कचहरी, BRC ठाकुर द्वारा, BRC बिलारी और BRC काट में सुगम लाइब्रेरी चल रही है। दांग सुगम लाइब्रेरी में कुल 140 दिव्यांग बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें 50 बौद्धिक दिव्यांग बच्चे, 25 मूक बधिर बच्चे, 30 दृष्टिबाधित बच्चे और 35 अल्प दृष्टिबाधित बच्चे शामिल हैं। लाइब्रेरी में उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के साथ स्पीच थेरेपी भी दी जाती है। दिव्यांगों की सुविधा के लिए फर्नीचर और टॉयलेट है। फिजियोथेरेपी से लेकर स्पीच थेरेपी के लिए स्पेशलिस्ट की तैनाती की गई है। इस समय लाइब्रेरी के सफल होने का एक बड़ा कारण है आंजनेय कुमार की प्रशासनिक कुशलता और दूरदर्शिता। दिव्यांग बच्चों की ट्रेनिंग का सबसे अहम स्तंभ होते हैं स्पेशलिस्ट टीचर, क्योंकि हर दिव्यांगता के जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं उन्हें वो पैरामीटर्स पता होते हैं जिन पर ट्रेनिंग करके बच्चों का विकास किया जा सकता है। सुगम लाइब्रेरी में हर दिव्यांगता के एक एक्सपर्ट टीचर है। जो रेगुलर आने वाले बच्चे हैं वो 25 से 30 बच्चे यहाँ पे रेगुलर आते हैं, और जिस कैटेगरी के बच्चे आते हैं, जिस दिव्यांगता से बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए अलग अलग शिक्षकों की यहाँ पे व्यवस्था है। जैसे मैं श्रवणबाधित बच्चों को पढ़ाती हूँ, इसी तरीके से जो मानसिक मंदता वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे टीचर हैं, और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी यहाँ पे शिक्षक हैं। तो समाज की मुख्य धारा से जोड़ना एक बहुत ही अहम काम है, और उसमें हम लोग को सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो ये सब हमारी मदद के द्वारा होता है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में। ये बच्चे कुछ भी सीख रहे हैं, यहाँ पे आके अपनी भाषा किसी से कह पा रहे हैं जो चाहते हैं। जैसे मैं श्रवणबाधित बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो वो बोल नहीं पाते हैं, और बोल नहीं पाते हैं तो अपना किसी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं अपनी अभिव्यक्ति, और हम लोग यहाँ पे उनको साइन लैंग्वेज सिखाते हैं, स्पीच थेरेपी भी उनको देते हैं। जो थोड़ा जिनमें सुनने की थोड़ी क्षमता बची होती है ना, उन बच्चों को स्पीच थेरेपी हम लोग देते हैं। सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि दिव्यांगता को जो एक अभिशाप सोचते हैं, तो वो सोचना बंद कर दें। दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है, ये एक समस्या है, तो इसका निदान किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, उनको सिखाया जा सकता है, तो उनको भी मतलब सभी समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। इन बच्चों को पढ़ाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, मूकबधिर बच्चों को पढ़ाना और भौतिक दिव्यांग बच्चों को। जो हाइपर बच्चे होते हैं ऑटिज्म वाले, उनको तो मतलब ऐसे समझो आप, एक बच्चे को एक टीचर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक वो हाइपर एक्टिव ADHD बच्चा होता है, जब तक नहीं बैठता, जब तक कि हम उसको लेके नहीं बैठेंगे पास। माननीय मुख्य विकास अधिकारी जी ने वाहन की सुविधा कर दी है, जिससे उन पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं आराम से, और वो पढ़ लेते हैं, और उनको भी मतलब ये लगता है कि हमारा बच्चा रोज पढ़ने जाता है, रोज पढ़ के आता है। हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है ये समझो, जब से हम इस जॉब में आए हैं, आज से हम 2010 से हम मतलब पढ़ा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं इन बच्चों की हमें। और एक जगह एक मतलब एक सुगम पुस्तकालय बनने से एक ऐसी जगह हो गई, सेंटर हो गया, जिससे बच्चों को हम आराम से बैठ के पढ़ा सकते हैं। उनसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को जो है यहाँ भेजें, रोज
में, और अगर व्यवस्था ना हो तो खुद पहुंचा के जाएं, जिससे कि बच्चे के सर्वांगीण विकास हो सके और मतलब उसकी पढ़ाई का वो हो। और जो बच्चे मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं मैं उनको पढ़ाती हूँ। इस तरह के बच्चों को पढ़ा लेना मुझे मुश्किल आती है क्योंकि उनका IQ लेवल कम होता है बहुत, तो हम इनको डेली एक्टिविटी सिखाते हैं। और कुछ बच्चे अपना डेली का जो वर्क नहीं कर पाते हैं वो उनको सिखाते हैं, और कुछ बच्चे थोड़ा लिखने का काम नहीं कर लेते हैं तो उनको हम लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। हाँ, इसमें बहुत अच्छा लगता है कि हम इस बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। हमें ऊपर वाले ने एक मौका दिया है कि इन बच्चों की सेवा कर सकें और कुछ इनके लिए कर सकें। ये दो तस्वीरें गवाह है कि समाज में बदलाव के पार लाने के लिए साधन, संसाधन और प्रसाधन तीनों की जरूरत से ज्यादा हौसले की होती है। इस पुकार की होती है कि बदलाव लाने के लिए इंतजार नहीं, आवाज लगानी होती है। मुरादाबाद के दिव्यांग बच्चों के लिए खुली ये सुगम लाइब्रेरी वो अलग है जो पूरे देश में गूंज बन रही है। ये यूपी के विकास की वो कहानी है जो 2047 तक गाथा बन जाएगी। अब बात करते हैं मिर्जापुर की। कहते हैं कि प्राचीन काल में नगर नदियों के किनारे बसाए जाते थे, जिससे उन्हें पानी की किल्लत न झेलनी पड़े, लोगों को जीवन यापन में किसी समस्या का सामना न करना पड़े, खेतों की सिंचाई आसानी से की जा सके। जहां आज नदियां विलुप्त हो रही हैं, तो वहीं मिर्जापुर के लोगों ने गंगा की सहायक नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास करके एक नई मिसाल पेश की है। देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट में। रे साधो एही नदी के तीर हमने देखा बहता नीर। रे साधो एही नदी के तीर हमने देखा बहता नीर। गुनगुनाती है नदी गीत सभ्यता के, प्राचीन काल से ही नदियों के किनारे बसी सभ्यताएं, बनी परंपराएं, इंसानों से प्रगति के गीत गाए। लेकिन प्रगति की अंधी दौड़ में नदी के किनारे के हिस्से आए, उजाड़ के किवाड़, बदहाली की जंजीरें, आस्थाओं के शोक गीत। काम कर रहे लोगों के बीच फावड़े चलाती ये महिला कोई आम नहीं बल्कि मिर्जापुर के कर्णावती नदी को दोबारा जिंदा करने वाली कर्णधार है। नाम है प्रियंका निरंजन। 2019 में ये मिर्जापुर की मुख्य विकास अधिकारी थी। समस्या बड़ी थी लेकिन हौसले आसमान थे। कर्णावती नदी मंडल के 19 गांवों के जीवन का आधार थी। 2009 में कर्णावती नदी पूरी तरह सूख गई थी। मिर्जापुर में कर्णावती की लंबाई करीब 24 किलोमीटर थी। सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन की सिंचाई कर्णावती नदी से होती थी। अनदेखी और पर्यावरणीय बदलाव से कर्णावती नदी का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर था। इच्छा शक्ति भारत की रगों में दौड़ता है। भारत ऐसा देश है जो कर्म में भरोसा रखता है और भारत ये भी मानता है कि भाग्य कर्म से बनता और बिगड़ता है। जब 2019 में मिर्जापुर की मुख्य विकास अधिकारी प्रियंका निरंजन, तत्कालीन जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने कर्णावती नदी को दोबारा जिंदा करने का आह्वान किया तो 19 गांवों के लोग फावड़ा लेकर अपनी किस्मत की रेखा को बदलने पहुंच गए। सबसे अच्छी बात जो जागरूकता में होती है, लोगों की सहभागिता के माध्यम से जागरूक करना। तो जब कार्य हुआ था, नदियों में किए गए थे, फ्लड में किए गए थे, मंदियों में किए गए थे, जब लोगों ने श्रमदान किया, कुछ लोगों ने कुछ रिसोर्सेज सप्लाई किए कि जहाँ आवश्यकता थी, जैसे मशीनें का प्रयोग मनरेगा से नहीं किया जा सकता। मनरेगा से मानव श्रम का भुगतान हम लोग कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी हुआ था कि कुछ लोगों ने कुछ घंटों के लिए, कई सारे लोगों ने उसको मशीनों का सपोर्ट एक डिफरेंट पार्ट में कराया गया था कि जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। कर्णावती नदी से मिर्जापुर में नदियों और जल संरक्षण की जो अलख जगी वो देखते ही देखते एक आंदोलन में बदल गई। प्रशासन की मेहनत और जन सहभागिता से मिर्जापुर पूरे देश में एक नई मिसाल बन गया। खुद राष्ट्रपति ने साल 2025 में मिर्जापुर को जल संरक्षण का पूरे देश में अव्वल आने का पुरस्कार दिया।
मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, Miss Priyanka Niranjan IAS District Magistrate Gonda, the then District Magistrate Mirzapur, and Shri Vishal Kumar IAS Chief Development Officer Mirzapur is receiving the honor on stage. नॉर्थ जोन में जो प्रथम पुरस्कार जाता है वो जाता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। आई रिक्वेस्ट श्री पवन कुमार गंगवार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर टू प्लीज रिसीव द ऑनर। जब मुश्किलें आसमान हो जाती हैं, तब इंसान के किरदार की असली परीक्षा होती है। मिर्जापुर ने पूरे देश को दिखाया कि मुश्किलों से पार पाने की जिद अगर इंसान ठान ले तो असंभव भी होता है संभव। जल संरक्षण के लिए 96 तालाबों की सिल्ट सफाई की गई। 1031 वर्षा जल संचयन प्रणाली बनाई गई। एक साल में 3894 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था की गई। इससे मिर्जापुर के 6 विकास खंड का भूजल स्तर औसतन 1 मीटर बढ़ा। लोहंदी नदी के किनारे चितपुर गोपालपुर गाँव में भूजल स्तर 2.27 मीटर तक बढ़ा। कैच द रेन अभियान के तहत 40 हेक्टेयर में 14 लाख घन मीटर पानी इकट्ठा किया गया। कर्णावती और लोहंदी जैसी छोटी नदियों को पुनर्जीवित किया गया। रिवर रिजुविनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें सेगमेंट था। हमने यहाँ पर लोहंदी नदी और खजरी नदी को रिजुविनेट किया, जहाँ पर बैंक्स की वाइडनिंग की गई, पर्कुलेशन पिट्स और रिचार्ज पिट्स का क्रिएशन किया गया। साथ ही वहाँ पर एक खजूरी वन का भी निर्माण किया गया, जिसमें सघन प्लांटेशन करते हुए वहाँ की जो ग्राम पंचायत है उसको एक कम्युनिटी पार्क के रूप में डेवलप किया गया। ये मिर्जापुर के लोगों, वहाँ के अधिकारियों और सरकार की योजनाओं की तिकड़ी का ही नतीजा है कि वहाँ न सिर्फ नदियों को दोबारा जिंदा कर रहे हैं, बल्कि खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है। प्रधानमंत्री के बारिश को वहीं इकट्ठा करें जहां वो गिरती है नारे के साथ ये अभियान शुरू हुआ। इसके तहत वर्षा जल संचयन, बोरवेल पुनर्भरण और जल संभर विकास पर जोर दिया गया। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया गया, जिससे कम पानी में अधिक फसल उत्पादन संभव हुआ। अमृत सरोवर योजना के तहत मिर्जापुर में 7 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा, जिससे गंदे पानी का साइंटिफिक शोधन हुआ। इससे नदियां और जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाया गया। 75 अमृत सरोवरों का निर्माण भी इस योजना के तहत किया गया। जितनी वाटर बॉडीज है मिर्जापुर में, लगभग 2629 पॉन्ड्स और 2146 पॉन्ड्स को हमने रिवाइव किया 2629 में से, और उन्हें गूगल अर्थ पे मैप किया। तो प्रत्येक पॉन्ड को हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम से, डैशबोर्ड से हम मॉनिटर करते थे कि क्या समर्स में कौन सा पॉन्ड सूख गया है, कौन सा भरा हुआ है। उसको तत्काल कैनाल के साथ लिंक किया गया कि वहाँ पर जनमानस और पशु पक्षियों को किसी प्रकार की पानी की कमी ना हो। 1 लाख से अधिक हाफ मून बिल्डिंग के ट्रेंच जनपद में खोदे गए थे, और इसी प्रकार जैसे वृक्षारोपण के कार्य भी किए गए थे। और हर तरफ से जैसे तालाब है, वाटर बॉडीज़ हैं, इनको गूगल मैप के माध्यम से उनको मार्क करते हुए फिर उनको भरने की व्यवस्था नहरों से के माध्यम से, जहां नहर संभव थी, और जहां पर फ्लड चैनल्स हैं, जो बरसाती नाले हैं, उनके माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था की गई थी। कर्णावती और लोहंदी जैसी गंगा की सहायक नदियां अब फिर से मिर्जापुर में कलकल कर बह रही हैं और गीत सुना रही हैं आने वाली पीढ़ियों को कि उनके पूर्वज सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति, जुनून और जिद के दम पर भिड़ गए थे विधान से, ताकि आने वाली पीढ़ियां न सिर्फ जल संरक्षण और कुदरत को बचाने की प्रेरणा लें, बल्कि वो इससे सबक लेकर खुद वो गलतियां न दोहराएं जो इतिहास में हुई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। अटल जी की 101वीं जयंती पर जहां प्रदेश अटल जी की स्मृतियों को नमन कर रहा है, तो वहीं संभल में अटल जी की स्मृतियों को सजोने वाला स्मृति उद्यान पार्क भी बनकर तैयार हो गया है। करीब 17 लाख रुपए की लागत से बने इस पार्क में अटल जी के जीवन वृत्त को उकेरा गया है। आइए आपको उसकी झलक दिखाते हैं। से लेकर सामान्य जीवन तक नैतिकता, शुचिता, गरिमा और मर्यादा के पक्षधर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जहन में आते ही लोगों का मन श्रद्धा से भर जाता है।
गुरुवार को अटल जी की 101वीं जयंती पर जहां पूरा देश अटल जी की स्मृतियों को नमन कर रहा है, तो वहीं इस खास मौके पर यूपी के संभल में डीएम और एसपी की मौजूदगी में एक छोटी बच्ची ने अटल जी की स्मृति में बाल उद्यान पार्क का उद्घाटन किया। करीब 17 लाख रुपए की लागत से बने इस पार्क में अटल जी को स्मृतियों से संजोया गया है। आइए जान लेते हैं इस पार्क में खास क्या क्या है। ये पार्क संभल नगर पालिका परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 18 मोहल्ला ढेर स्थित सराफा बाजार में बनाया गया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां उकेरी गई हैं। इनमें 31 मई 1996 को संसद में दिए गए उनके भाषण की प्रसिद्ध पंक्तियां भी शामिल हैं, जिसमें अटल जी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। पार्क में पोखरण परमाणु परीक्षण की ऐतिहासिक तस्वीरें भी लगाई गई हैं। साथ ही संभल में पार्क स्थल पर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई सभा के फोटो को भी स्मृति चिन्ह के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पहले अतिक्रमण हुआ करता था, जिसे हटाकर इस पार्क का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर पहले अतिक्रमण था और स्थान बहुत गंदा था। इसका सौंदर्यीकरण किया गया और सौंदर्यीकरण करने के बाद पूरे जनपद का पहला अटल स्मृति वन यहाँ स्थापित किया गया है और जिसमें 1971 में जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी संभल आए थे, उनकी स्मृति चित्र भी लगाया गया है और उनकी स्मृति में उन्होंने जो विभिन्न कार्य किए उनकी भी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई। इस तरह स्मृति उद्यान विकसित होंगे तो लोग यहाँ देखने आएंगे, जो तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल के रूप में भी संभल को एक नई पहचान देगा। श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में हम लोगों ने यहाँ बाल स्मृति उद्यान पार्क का उद्घाटन जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा किया गया है। निश्चित ही ये शहर के लिए एक अच्छा माइलस्टोन है कि शहर के बीचों बीच मार्केट में इस बाल उद्यान पार्क का जो उद्घाटन हुआ है तो सभी जनता के लिए आज समर्पित की गई है। भीड़ भाड़ इलाके में एक लोगों की सहूलियत के लिए, बच्चों के खेलने के लिए और कहा जाए कि एक अपनी राष्ट्र के हमारे महान नायक और कहा जाए कि हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में इस उद्यान पार्क को हमने स्थापित किया। बच्चों के लिए, वृद्धजनों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए एक सहूलियत होगा यह पार्क है। अटल जी की तमाम यादों को समेटे संभल में बना ये पार्क न सिर्फ अटल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में सहायक होगा, बल्कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के मनोरंजन का केंद्र भी बनकर उभरेगा। स्पॉटलाइट मिशन 2047 में फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात यूपी की नई विकास गाथा के साथ। नमस्कार।